हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष पांडे आपका डीपी मनी स्टडी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर कांस्टेबल तथा एसआई के मैथ के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है उस सीरीज़ को मैंने लॉन्च किया है। इसके तहत दोस्तों कुल 40 क्वेश्चन हैं। एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगर पेपर देखा जाए तो एक जैसे यूपीएसआई की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर यूपीएसआई 2021 में जो है यूपी पुलिस बोर्ड जो भर्ती बोर्ड है उसमें उन्होंने कंप्लीट कराई थी, परीक्षा कराई थी। तो वो जो पेपर है पूरी की पूरी पेपर हमारे पास मौजूद है दोस्तों। आपको डेली एक एक पेपर का सॉल्यूशन यहाँ कराया जाएगा और उस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी आपको डिस्कस कराया जाएगा। आपसे केवल एक ही विनती है कि आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अलग से बताए जाएं उसे एक छोटी कापी आप खरीद लें। वही छोटी कापी जो 5 रुपया का होता है या 10 रुपया का होता है उसे खरीद लें। उसमें उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को लाइन बाय लाइन चैप्टर वाइज जैसे मैं बताता हूँ धीरे धीरे रोज़ आप नोट करते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि यह 10 से 20 पेज का जो है एक नोट्स तैयार हो जाएगा और इस नोट्स को केवल आप रिवीजन कर लेंगे तो आपके रिलेटेड सारे मैथ आपके क्या होंगे, अच्छे से कंप्लीट और अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों, उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। जिन विद्यार्थीगण ने पिछली वीडियोज नहीं देखा है वो विद्यार्थी पिछली वीडियोज़ को देखें, तभी जाके आगे के वीडियोज़ आपके समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और एक खास बात ये बता दें दोस्तों, यदि आप इन वीडियोज़ को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको निश्चित ही वीडियो के अंत में आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन देखने को मिला। एक बात दोस्तों हम बताते चले कि पहली वीडियो में थोड़ी वीडियो कट हो गई है, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ यक्स इन द गिवन इमेज, यानी यक्स की वैल्यू ज्ञात करना है। यानी दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन आपका चैप्टर है, उससे ये क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों ये वर्ग और वर्गमूल पर आपका आधारित क्वेश्चन है, तो आप नोट में याद करिएगा। आप छोटे कापी जो कॉपी में बनवाने के लिए कह रहा था उस कापी में आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद रखिए। 1 से लेकर 30 तक की संख्या का वर्ग याद करिए और 1 से लेकर 20 तक कम से कम घन याद रखिए। अगर 20 तक नहीं होता तो 15 तक तो अवश्य याद करें, लेकिन मेरे हिसाब से 1 से लेकर 20 तक घन याद करिए और 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करिए। आने वाले समय में अगर 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद हो जाए तो धीरे धीरे डोज बढ़ाते रहिए, 40 से 50 तक याद करिए डालिए। अगर याद रहता है तो दोस्तों क्या होता है कि क्वेश्चन आप इजी ही उसको सॉल्व कर ले जाते हैं और आपका टाइम टेकन जो होता है बहुत ही कम हो जाता है, यानी कम समय में ज़्यादा आप जो है सॉल्व कर ले जाते हैं। रही बात अगर वर्ग दोस्तों 1 से लेके आपके याद किए हुए में से वर्ग नहीं है तो आखिर क्या करेंगे। तो दोस्तों वर्ग का सिंबल क्या होता है तो आप सभी को पता है, 1/2 ये वर्ग का सिंबल होता है। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 का 2 बार गुणा हुआ। वैसे ही 3/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 का 2 बार गुणा हुआ। लेकिन अगर इस तरीक़ा से आ जाए तो समझिए वर्ग नहीं, ये वर्गमूल है। यानी ये स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा, ये स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा। ये वर्गमूल में क्या होता है, तो वर्गमूल में ये होता है कि 2 जोड़ा बनाकर एक बाहर निकालते हैं, यानी 2a है तो एक बाहर निकल कर 1a बन जाएगा। तो दोस्तों अब आप देखिए, आपको ये वर्ग छोटा वाला तो याद होगा, लेकिन ये 1296, 23, 16 ये याद नहीं होगा। तो वर्गमूल निकालने की विधि भी मैं आपको बहुत विदिन सेकेंड आपको जानने को मिल जाएगा, लेकिन अभी सीखने में थोड़ा समय लगेगा। तो विदिन सेकेंड वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये भी हम इस टॉपिक पर सीखेंगे। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो एग्ज़ाम में चूँकि समय बचाना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले देखो बड़ा वाला हम रूट में इंटर किए 587। इसका देखो ये छोटा वाला रूट है तो 121 किसका जो है वर्ग होता है, आप सोचिए मन में 121 होता है 11 का, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 11। क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। अब आगे देखिए, अब वैसे ही यहाँ तक ऐसे रहने देंगे, ये बड़ा सा रूट यहाँ पर बढ़ा देंगे और 180 है तो 180 लिख लेंगे। माइनस 1296 किसका वर्ग होता है, माफ़ करिएगा किसका वर्ग होता है ये नहीं पता है। तो अब हम आपको वर्गमूल निकालने की विधि बता रहे हैं, तो आप हेडिंग डाल लीजिए वर्गमूल निकालने की विधि। आप छोटी कापी में इसे अवश्य नोट करिएगा दोस्तों।
तो वर्गमूल का शॉर्टकट विधि बता रहे हैं कि कैसे निकालते हैं। इसके लिए कम से कम वर्गमूल निकालने के लिए आपके 10 तक वर्ग तो याद ही होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है और 10 का हमारा 100 होता है। एक्चुअल में 1 से 9 तक जरूरत पड़ेगी। हमें देखना है दोस्तों, इकाई डिजिट निकालने के लिए हमें इस वर्ग की ज़रूरत पड़ती है। और ध्यान से देखिए, 1 के वर्ग का इकाई हमारा 1 है और 9 के भी वर्ग का 99 इकाई से इसका भी इकाई 1 है। यानी आपका 1 के वर्ग का भी इकाई 1 है और 9 का भी वर्ग का इकाई 1 है, यानी दोनों हमारा 1 और 9। इसी के साथ साथ एक अल्टरनेट निकालते रहिए। देखिए अब यहाँ पर 2 का और इकाई क्या है, 4 है, और 8 का भी इकाई क्या है हमारा, 4 ही है, 8 8 64। वैसे देखिए 3 का इकाई क्या है हमारा, 9 है, 3 का 9। वैसे 7 का इकाई क्या है, 7 7 से 59। फिर 4 का इकाई क्या है दोस्तों, 4 का इकाई हमारा 4 का 16 6 है, 6 का इकाई भी 6 है, और 5 का इकाई हमारा 5 25 5 है। यानी आपको समझ में आ गया कि अगर इकाई अंक 5 होगा तो मान लेंगे कि हमारा 5 का वर्ग आता है, यानी 500 होगा, ठीक है। लेकिन यदि 1 इकाई वर्ग हो तो 1 में हमारा 1 का भी होता है और 9 का भी होता है, यानी 2 रूप। और ध्यान से देखिए, 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। ध्यान से देखिए, 2 का इकाई हमारा अगर वर्ग का इकाई देखें तो 4 आया, और 8 के वर्ग देखें उसका इकाई हमारा 4 आया, यानी 8 और 2 8 2, यानी पेयर क्या क्या आया, 1 और 9 आया। फिर क्या आया, 2 और 8 आया। फिर क्या आएगा, 3 और 7 आएगा, 3 और 7 आया। फिर क्या आएगा, तो 4 और 6 आएगा। फिर 5 तो खुद ही है, 5 + 5 मान सकते हो। दोनों को देखो दोस्तों, यानी 1 का भी वर्ग करोगे तो भी इकाई अंक हमारा 1 आएगा, 9 का भी वर्ग करोगे तो 1 आएगा। ये कहने का मतलब है 2 का भी वर्ग करोगे, 8 का भी वर्ग करोगे तो इसका इकाई समान होगा। इन दोनों का योग देखो, 1 9 10, 2 8 10, 3 7 10, 4 6 10, 5 5 10। यानी हमें 1 का भी पता चले कि 1 का इकाई अंक 1 आ रहा है, तो और किसका इकाई अंक 1 आएगा, तो 1 में क्या जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो 9, तो 1 और 9 का। जैसे मान लो कि तुम्हारा 4 का इकाई क्या आता है, 4 4 का 16, 6 आता है। 4 का इकाई क्या आता है तुम्हारा, 4 4 का 16, यानी 6 आता है। तो तुम्हारा और कौन सा होगा जिसका 6 आएगा, 10 में से घटा लो, 4 में से 6 गया क्या, 10 क्या होगा, 6 होगा। 4 में से, माफ़ करना, 10 में से 4 गया क्या होगा, 6 होगा, 6 होगा। मान लो 3 है, 3 का इकाई जो आएगा वही किसका इकाई आएगा, तो बताओ बताओ, 10 में से 3 घटा दो क्या आएगा, 7 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो एक हमारा दो इकाई जो है, एक दो संख्याओं का एक सेम इकाई होता है, और उस संख्या का योग क्या होता है, 10 होता है। ये हमारा एक बात हुई। चलो अब ज्ञात करते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। तो हमें मान लो कि तुम्हें 1296 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 1296। 1296 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो लिख दिया 1296। दोस्तों अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो या तो 2 डिजिट में आएगा या तो 3 डिजिट में आएगा। तो हम अपने से मान लेते हैं कि मान लिया कि ये कितने डिजिट में आएगा, 3 डिजिट में आएगा। हाँ, अब देखो क्या करते हैं, सर्वप्रथम इसका इकाई अंक देखते हैं। इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। अब किसका वर्ग, कौन से अंक का वर्ग जो है जिसका इकाई 6 होता है, देखो फाइंड आउट करो। देखो 4 का वर्ग होता है 16, तो इसका इकाई क्या आया, 6 आया। 6 का वर्ग होता है 36, इसका इकाई क्या आया, 6 आया। मैंने 4 और 6 का इकाई क्या आएगा, 36 आएगा। यानी इसके इकाई का स्थान पर या तो 4 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ये बात समझ में आ गया, क्योंकि 4 का भी वर्ग करोगे इकाई 6 आएगा, और 6 का भी वर्ग करोगे तो इकाई 6 आएगा। यानी इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ये कन्फर्म हो गया। चलो अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमारा 2 डिजिट का काम हो गया, 2 डिजिट का काम हो गया। एक इकाई हम ज्ञात करेंगे तो हमारा 2 डिजिट का काम हो गया। शेष क्या बचा दोस्तों, 12। तो जो शेष बची संख्या 12, हम देखते हैं कि किसके बीच 12 आ रहा है, यानी किसके बीच 12 आ रहा है, मैंने किस दो संख्या के वर्ग के बीच 12 आ रहा है। तो देखो 3 का वर्ग तुम्हारा क्या होता है, 9 होता है, और 4 का वर्ग तुम्हारा क्या होता है, 16 होता है। क्या 9 और 16 के बीच तुम्हारा 12 आता है, हाँ सर 9 और 16 के बीच 12 आता है। तो तुम्हारा दहाई का अंक 3, दहाई, ये तुम्हारा दहाई का अंक जो आएगा वो कौन होगा, देखो तो ये 3 और 4 के बीच 12 आता है। तो तुम्हारा जो दहाई का अंक हमेशा छोटा वाला ही होता है। कौन सा, छोटा वाला ही होता है, याद रखना। यानी दहाई का अंक हमेशा याद रखना, दो ग्रुप माने
3 और 4 के वर्ग के बीच 12 आएगा, ये कन्फर्म हो गया। कन्फर्म हो गया तो हमेशा ये छोटा वाला ही रहेगा दहाई का अंक, यानी 3 ही तुम्हारा होगा ये दहाई का अंक। अब प्रश्न आता है दोस्तों कि 4 और 6 में से दोनों में से कौन ले। ये तो कन्फर्म हो गया कि छोटा वाला ही हमारा क्या रहता है, इकाई का दहाई का अंक होता है, मैंने दूसरा स्थान पर होता है। अब प्रश्न आता है कि 4 और 6 में से इनमें से किसको हम लें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो इन दोनों में आपस में गुणा करना पड़ता है। इन दोनों में आपस में गुणा करें तो 3 चौका क्या आ गया, 3 में 4 से गुणा किए तो क्या आ गया 12। अब देखो ये हमारा संख्या क्या है, ये भी संख्या हमारी 12 है और ये भी संख्या हमारी 12 है, दोनों का दोनों सेम है। तो तुम अपने रफ कॉपी में ये वर्गमूल निकालने की विधि जरूर लिखना जितना मैं बता रहा हूँ। यदि गुणा करने पर, इन दोनों के गुणा करने पर यदि समान आ जाए, क्या आ जाए, समान आ जाए, यानी इक्वल आ जाए, या हमारा ये संख्या समान आ जाए, समान आ गया ना, या ये हमारा समान आ जाए या बड़ा आ जाए। हमारी जो ये संख्या है, एक बार समझो, हमारी संख्या क्या है 12, इनके गुणा करने के बाद हमारी जो संख्या बचती, जैसे ये संख्या बचती है, अगर ये गुणा करने के बाद बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए, किससे, इसके गुणनफल से, किसके, इसके गुणनफल के, जो दो ग्रुप है इसके गुणनफल के या तो बड़ा आ जाए या तो बराबर आ जाए, तो हम हमेशा बड़ा डिजिट को लेते हैं, यानी बड़ा डिजिट को लेते हैं। यानी 4 और 6 में बड़ा डिजिट कौन है, 6 है, यानी उसको लेंगे। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझो, दूसरा स्टेप ये भी हो सकता है कि हमारी यह जो संख्या है वो संख्या को मान लिया यक्स, अगर हमारा छोटा होता है, यानी ये संख्या हमारी छोटी होती है, किससे, हम गुणा करते हैं 3 और 4 में, यानी गुणनफल से, किससे, गुणनफल से। अगर छोटा होता है तो हम इसके छोटा वाली संख्या को लेते हैं, यानी 4 और 6 में था ना, तो छोटी वाली संख्या को लेते हैं, यानी 4 को लेते हैं। यदि बराबर या बड़ा होगा तो हम बड़ा वाले संख्या को लेंगे, अगर छोटा होगा तो हम छोटे वाली संख्या को लेंगे, और दहाई वाला अंक तो हमारा निश्चित ही रहेगा कि इसके छोटे वाले को लेंगे। यानी दोस्तों हमें बताने में भले ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये तुरंत आप मन में ही इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। कैसे, तो देखो आगे हम फिर बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो 1296 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 1296 का वर्गमूल क्या होगा, तो 36 होगा। तो 1236 का हमारा अगर वर्ग करेंगे तो 1296 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1296 की जगह पर दोस्तों लिख देंगे 36, यहाँ लिख दिए 36। अब इसे सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करोगे, अब बराबर लिखो। अब देखो यहाँ पर क्या था, 587 में से 11 घट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका मान क्या आएगा दोस्तों, 121 का 11, तो 587 में से 11 घटेगा, तो देखो 5, 8 में से 1 जाएगा तुम्हारा, तो भी 7 बचेगा, और 7 में से 1 जाएगा तो तुम्हारा 6 बचेगा, यानी 576। अब यहाँ देखो डिवीजन का है निशान, तो डिवीजन कर दिए। अब यहाँ पर देखो क्या करोगे, तो 23 16 है तो 23 16 को ऐसे लिखो, फिर माइनस है तो माइनस लिखो, और फिर एक रूट था, एक रूट लिखो, 180 माइनस 36 आया है, यानी 80 में से 36 घटाओगे तो क्या आएगा, तुम ही बताओ। तो 80 में से 36 घटाओगे तो हमारे समझ पे तो आएगा 164, 30 घटाओगे तो 50, यानी 144 आएगा, माफ़ करना, क्या आएगा, 144 आएगा। चलो ठीक है, अब देखो, अब आसानी से याद हो जाएगा तुम्हारा। अगर 1 से लेकर 30 तक याद होता तो 576 किसका वर्ग है, बोलो, तो किसका है दोस्तों, 576 किसका वर्ग है, बोलो, 24 का है, 24 का। तो यहाँ पर 24 लिख दोगे, डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पर, अब 23 16 में से 144 घटेगा, 144 रूट में है, माफ़ करना रूट में है, तो 144 किसका वर्ग है दोस्तों, 12 का है, 12 का वर्ग है, 12 आ जाएगा बाहर 144 से। अब क्या होगा दोस्तों, 23 16 माइनस 12, अब 16 में से 12 घटाओ तो क्या होगा, 23, 16 में से 12 जाएगा तो तुम्हारा 2 होगा। अब क्या होगा, अब देखो, अब आगे देखो क्या होगा, अब आसानी से 24 डिवाइडेड बाई, अब हम क्या करेंगे, 2302 जो लिखा है इसका फिर हम वर्गमूल इस विधि से ज्ञात करेंगे, जो विधि हमने बताया। तो चलो ज्ञात करो। सर्वप्रथम क्या करते हैं, तो इसका प्रथम डिजिट लेते हैं। अच्छा ये बताओ, 144 जो क्या आएगा, 12 आएगा, 16 में से 12 घटाओगे तो यहाँ पर 4 आएगा ना, आप लोग बताते भी नहीं हो, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा, 2304। तो
अब बताओ, अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल देखो कितना जल्दी अब ज्ञात करेंगे। इसका वर्गमूल क्या होगा, 2 डिजिट का हम मान लेते हैं, 2 डिजिट का होगा, 1 डिजिट ये 1 डिजिट ये। अब देखो कैसे जल्दी जल्दी साफ करेंगे। अब देखो 0 4 4 यानी 4, देखो 2 डिजिट 1 डिजिट लिखते हैं, इकाई, इकाई क्या है 4, 4 किसका किसका होता है, या तो 2 को होगा या तो 2 8 10 या 8 का होगा ना। तो यहाँ पर या तो 2 होगा या तो 8 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब क्या होगा देखो, अब 2 डिजिट को तुम भूल जाओ, क्या बचा दोस्तों 23, 23 किसके किसके वर्ग के बीच होगा, देखो 4 चौके 16 5 25, तो 4 के वर्ग के 4 चौके 16 और 5 25, ये 4 और 5 के बीच होगा। तो ये कन्फर्म हो गया कि तुम्हारा छोटा वाला होगा, डिजिट में क्या होगा, ये 23 तुम्हारा 16 25 के बीच ही आएगा ना, यानी कन्फर्म हो गया इन दोनों के बीच आएगा। तो हमेशा ये छोटा वाला ही 2.5 डिजिट होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। अब 2 और 8 में से क्या होगा, इसके लिए तुम क्या करोगे, 2 और 8 में से क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए तुम 4 और 5 में गुणा करोगे, तो क्या आएगा 4 5 20 और लिखोगे 20 20। तो ये जो तुम्हारा 23 है, ये 23 ये छोटा है या बड़ा है इससे, ये देखोगे, ये देखो यक्स यानी ये जो संख्या है वो छोटा है कि बड़ा है, तो बड़ा है। देखो 23 बड़ा है, बड़ा है, देखो ये बड़ा है, बड़ा तो बड़ा रहता है तो हम क्या लेते हैं, देखो ये बड़ा है, बड़ा रहता है तो हम कौन सा संख्या लेते हैं, बड़ा वाला लेते हैं। यानी बड़ा रहे, देखो बड़ा रहे या बराबर रहे तो बड़ा वाला लेंगे, याद रखना। और छोटा रहे तो छोटा वाले लेंगे, याद रखना ये चीज़। तो बड़ा वाला लेंगे, बड़ा मतलब किसको लेंगे 28 को लेंगे, यानी क्या तुम्हारा निकल कर आ जाएगा 24। और देखो याद रखना हमेशा डिवीजन का मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो यहाँ पर बटा भी लिख सकते हो। 24 बटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 48, 24 बटा 48 का मतलब क्या, देखो 24 बटा 48 का मतलब क्या, 24 एक 24, 24 दूना 48 मैंने 1/2, 1/2 तुम्हारा तो लिखो या 0.5 करो, ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो मैंने वर्गमूल निकालने की विधि बताई उसको आप छोटे कापी में अवश्य लिखें ताकि रिवीजन करने में आपके लिए लाभकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा 11 से विभाज्य है। दोस्तों 11 से विभाज्य का नियम याद रखिएगा कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दिया है, कितने डिजिट का, एक, मान लो कोई संख्या है 1 2 3 4, ये संख्या है, कितने डिजिट का है दोस्तों 4 डिजिट का है। मान लो एक संख्या इसके आगे, हाँ ये संख्या है, क्या है 12,345 एक संख्या दिया गया है, हमें 11 से डिविजिबल है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम ज्ञात करने के लिए करते हैं कि विषम पद पहले ज्ञात करते हैं। विषम पद कौन है, 1 है 3 है, विषम पद का माने पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, विषम पद। विषम पद देखो विषम पद हम कह रहे हैं, ये मान लो कि अब संख्या बदल दे रहे हैं, नहीं तो तुम्हें लगेगा कि संख्या को देख रहे हैं हम, ये 8 है, ठीक है ना। विषम पद का मतलब होता है कि पहला पद, दूसरा विषम नहीं है, तीसरा पद और पांचवा पद विषम पद। तो ये विषम पद का योग ऐसे ज्ञात करो, ऐसे ज्ञात करो विषम पद का योग क्या होगा, देखो 1 8 9 9 और 5 14 होगा, विषम पद का योग 14 होगा। फिर सम पद का योग ज्ञात करो, सम पद का योग ज्ञात करो, इसके लिए कलर चेंज कर लो। तो सम पद तुम्हारा 1 है और क्या है 4 है, इसका योग ज्ञात करो। तो सम पद 2 है और 4, इसका योग होगा 2 और 4 10, क्या होगा 2 और 4 10, यहाँ पर लिख दो 2 और 4 10 नहीं, 2 और 4 6 होगा, दो तुम्हें देख रहे हैं, 2 और 4 क्या होगा 6 होगा। और विषम पद का तुमने ज्ञात किया 1 8 9 और 5 14 होगा। अब क्या करो, इन दोनों का अंतर ज्ञात करो। तो 14, 6 में से 14 घटेगा नहीं, 14 में से 6 घटाओ, अंतर कैसे भी ज्ञात करो। 14 में से 6 घटाया तो तुम्हारा क्या आया 8 आया। तो यह जो तुम्हारा घटाने के बाद जो प्राप्त होगा, यदि 0 आ जाए या 11 से कोई कटने वाली संख्या आ जाए, यानी 11 आ जाए, या क्या आ जाए 11 दूना का 22 आ जाए, या 11 से कटने वाली 33 आ जाए, या 44 आ जाए, या 55, मतलब जो भी आ जाए, 0 आए, 0 आ जाए, या 11 से विभाज्य कोई भी संख्या आ जाए, 11 से विभाज्य होने वाली कोई भी संख्या आ जाए, तो यह दी गई संख्या 11 से कटेगी, अन्यथा अदरवाइज नहीं कटेगी। ये रूल होता है, ये आप जरूर लिखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ऐसे मिलते हैं। अब तुम देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन 11 से कट रहा है, तो पहले क्या करोगे, विषम डिजिट के जगह पर जो भी विषम स्थान पर है उसे जोड़ो। देखो 2 और 9 11, 11 में 0 जुटेगा नहीं, 11 और 8 तुम्हारा हो गया 17, 11 8 हो गया तुम्हारा 19, तो यहाँ पर लिख दो 19। अब आगे देखो, फिर सम वाला देखो 2
और 9, 16 और 16 4 तुम्हारा हो गया 20। और बताओ इसका अंतर 1 आ रहा है, हो रहा है? नहीं आ रहा है अंतर ना 0 आ रहा है 11 से कटेगा, तो इसलिए ये भी नहीं कटेगा। अब ये हल हम देख लेते हैं डायरेक्ट, आप ऐसे भी मिलाते रहना। देखो क्या लिखा है 2, देखो लिख दे रहा है 2 6 9 9 0 4 8। अब तुम विषम पद को जोड़ो, देखो 2 9 11, 11 में 0 जुटेगा नहीं, 2 9 11 में 0 जुटेगा नहीं, 11 और 8 तुम्हारा क्या हो गया 19। ऊपर जोड़ो अब सम पद वाला, देखो 6 9 15, 15 4 19। अब घटाओगे तो क्या आएगा 0 आएगा, तो यह संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य होगी। चलो नेक्स्ट कि प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले जोड़े में लागू तर्क का अनुसरण करते हैं। लिखा है आर्किटेक्ट बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का आर्किटेक्ट क्या करता है, उसके जो है डिजाइन बनाता है, राइट। आथर के आर्किटेक्ट का मतलब बनाता है उसको, बिल्डिंग का। बिल्डिंग कौन बनाता है? आर्किटेक्ट ही बनाता है दोस्तों। अब आथर क्या करता है, तो आथर क्या करेगा, किसी बुक को लिखेगा, है कि नहीं, बुक लिखेगा। तो बिल्डिंग बनाने वाला आर्किटेक्चर कहलाता है, आर्किटेक्ट कहलाता है। उसी प्रकार से बुक लिखने वाला क्या कहलाता है, आथर कहलाता है। इस प्रकार से बुक तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर है, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित रेखा चार्ट और दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए। जैसे 2001, 2011, 2021 और 2031 वर्षों में 3 अलग अलग ABC मोबाइल कंपनियों की बिक्री दी गई है। ये बिक्री हज़ारों में दी गई है। 2011 से 2021 तक एक कंपनी की बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है, ये पूछ रहा है। 2 दशमलव तक बताना है। तो ये ग्राफ के क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह क्या रहा है, ये कह ये रहा है कि ये तुम्हारा वर्ष दिखाया है, क्या दिखाया, वर्ष दिखाया है। ये 2001 का एक है, 2011 है, ये 2021 है और 2031 है, ठीक है। ये कोई कंपनी ए है जो ये ब्लू वाले चिन्ह को दिखा रहा है, कंपनी बी है जो ये येलो वाला को दिखा रहा है, और कंपनी सी जो है ग्रीन वाला को दिखा रहा है। ये मान यहाँ पर दे भी दिया गया 2001 में, ये मान वैल्यू मैंने चार्ट के रूप में भी यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ ग्राफ के रूप में भी दे दिया गया है, ठीक है। जैसे देखो ग्रुप ए जो है 2021 में कितना कमाया, तो 900,000 कमाया। देखो ये हज़ारों में दिया है, यानी 900 में क्या 1000 करोगे, 900,000, 1000 का मतलब क्या हुआ 1000 से गुणा, 1000 का गुणा मैंने 3 शून्य और उतार दो, ठीक है। ये 1000 का मतलब हुआ, ठीक है। अब देखो इसको कैसे तुम सॉल्व करोगे। प्रश्न क्या पूछा है, उस प्रश्न को देखते ही तुम कैसे सॉल्व करोगे। देखो प्रश्न क्या कह रहा है 2011 से 2021। देखो 2011 से 2021 दिया है तक एक कंपनी की बिक्री में, कंपनी ए की बिक्री में, यानी इसकी बात कर रहा है, यानी 700 और 900 के बीच बात कर रहा है कि बिक्री में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। दोस्तों याद रखना, प्रतिशत के लिए भी छोटी कॉपी में लिख लेना। प्रतिशत से अगर बात आ गया तो छोटी कॉपी में प्रतिशत के बारे में दो लाइन लिख लेना कि प्रतिशत, प्रतिशत यानी कोई भी चीज़, प्रति यानी शत में, शत का मतलब क्या होता है दोस्तों 100। तो कोई भी चीज़ 100 में कितना वैल्यू है, ये प्रतिशत कहलाता है। यानी प्रतिशत, प्रति यानी प्रत्येक, प्रतिशत का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटा 100। तो प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक में शत यानी 100 में, 100 में कोई कितना है उसे प्रतिशत कहते हैं, ये हमारा अर्थ हुआ। यानी प्रतिशत का सिंबल ये होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/100, यानी डिवाइडेड बाई 100 को कहते हैं प्रतिशत। या कोई भी चीज़ 100 में कितना है वो हमारा प्रतिशत कहलाता है। बाकी डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। एक बात और याद रखना कि किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है। जैसे मान लो गधा को तुम्हें, देखो समझाने के लिए तुम्हें बता रहे हैं ताकि ये चीज़ तुम्हें समझ में आए। गधा, बैल, ये सब ऐसे एग्जाम्पल है जो तुम आसानी से पकड़ते हो, इसलिए तुम्हें समझाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर गधा को प्रतिशत में बदलना है तो जिसको भी प्रतिशत में बदलना है उसके जस्ट बगल वाले को ऊपर लिखते हैं, यानी गधा को तुम ऊपर लिखो, यानी जिसको भी तुम्हें प्रतिशत में बदलना है वो ऊपर होगा। अब बटा जिससे तुलना करनी है वो नीचे रहेगा। जिससे क्या करनी है तुम्हें
जिससे तुलना करनी है वो हमारा बटे के नीचे होगा, जिससे तुलना करनी है वो बटे के नीचे होगा इंटू 100। ऐसे करने से कोई भी चीज़ हमारा प्रतिशत में बदल जाती है। तो कोई भी चीज़ प्रतिशत में बदलना है, जैसे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो प्रतिशत वृद्धि कह रहा है, यानी प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, यानी वृद्धि केवल डायरेक्ट वृद्धि नहीं, वृद्धि प्रतिशत की बात कर रहा है। तो वृद्धि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो प्रतिशत के बगल में क्या है, किसका मैंने प्रतिशत बदलना है, तो वृद्धि का। तो वृद्धि केवल अंक में नहीं, प्रतिशत में, तो वृद्धि ऊपर रहेगा। और जिससे तुलना करनी है, क्या, जिससे इसकी तुलना हो रही है, जिससे क्या हो रही है, तुलना हो रही है, जिससे तुलना हो रही है। या याद रखना, हमेशा शुरुआती वैल्यू से ही अधिकांश तुलना होती है, हमेशा नहीं, अधिकांश माना शुरुआती वैल्यू से ही अधिकांश तुलना होती है। जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में शुरुआती क्या होता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से हमारे यहाँ पर नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। तो शुरुआती वैल्यू से हमेशा तुलना होती है। तो वृद्धि अपन जिससे तुलना होती है इंटू 100। और तुलना किससे होती है, ऐसे करने से हमारा संख्या प्रतिशत में बदल जाता है, ये याद रखना। ये 2 पॉइंट अगर याद रखोगे तो पूरा प्रतिशत तुम्हारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी और कुछ होगा तो आगे तुम्हें बताया ही जाएगा, ठीक है। प्रतिशत में बदलने आ गया, किसी भी संख्या को ऐसे प्रतिशत में बदलते हैं, तो इसे छोटी कापी में ज़रूर नोट करें। इससे आप पूरे चैप्टर को एक चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे। चलो अब देखो, अब कह रहा है कि 700 से 900, और ये देखो जिससे तुलना करना रहता है उसमें से जरूर लगा रहता है, एक आगे की या से जरूर लगा रहता है, ठीक है। अब देखो 2011 से 2021 तक जो है कंपनी ए में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखो 1000 रखने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हें प्रतिशत में बदलना है तो तुम्हें डायरेक्ट इसी संख्या को लिखो 700 और 900। तो प्रतिशत वृद्धि हमें निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या, वृद्धि हमारा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। तो 700 से 900 यानी कितना का वृद्धि हुई है, बताओ, 200 की वृद्धि हुई है। 700 से 900 200 की वृद्धि हो रही है, तो जो परसेंट के बगल में वो हमने ऊपर लिख दिया। बट जिससे तुलना करनी है, किससे तुलना करनी है, देखो तो किस में से लेगा है, 2011 से इतना तक, यानी यहाँ इसमें से लगा, 2011 में से लगा। तो 2011 में कितनी वैल्यू थी, 700 वैल्यू थी, यहाँ पर 700 लिखोगे, इंटू 100 लिखोगे, और तुम्हारा क्या होगा, साल हो जाएगा। 00 से 00, 200 में 7 से भाग करो, देखो 7 दूना का 14, 60 होगा, 7 8 56, 40 आ जाए, 4 होगा, नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा दोगे, और तुम्हारा 40, 7 5 35, फिर 5 होगा, और 7 से 49, 2 डिजिट तक का है, यानी 8। कहाँ गलत हो रहा है यार, 7 दूना का 14 था तो 2 लिखो ना, तो मैं 28.57 तुम्हारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये तुम्हारा जो है राइट आंसर है। दोस्तों इसी तरीक़ा से प्रतिशत बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दुकानदार 2 बैग को 5000 रुपये में बेचता है। 2 बैग है दोस्तों, बैग फर्स्ट प्लस बैग सेकेंड, ये 2 बैग को इसने 5000 रुपये में, प्रत्येक को, एक दुकानदार 2 बैग को 5000 रुपये में बेचता है। यहाँ क्या लिखा है, असाफ से पर 2 बैग्स फॉर 500 ईच, यहाँ पर तो ईच लिख दिया है दोस्तों। अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखो तो लिखा है असाफ के ऊपर सेल्स 2 बैग्स फॉर 5500 ईच, यानी प्रत्येक को 5000 में बेचता है। प्रत्येक को 5000 में बेचता है, मैंने इस हिसाब से अगर तुम देखोगे 5500 में बेचता है, यानी एक का 5500 और दूसरे का भी 5500 हुआ, यानी सबका अलग अलग वैल्यू, मैंने दोनों का। हिंदी में तो देखोगे तुम एक दुकानदार 2 बैग को 5500 में बेचता है, यानी ऐसा लग रहा है कि दोनों को मिलाकर 5500 में बेचता है। इसलिए दोस्तों आप हमेशा इंग्लिश वर्जन ही देखें, यानी इसको भी 5500 में बेचता है तुम्हारा, और इसको भी 5500 में बेचता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर रहा है, एक पर उसे 21% का लाभ मिलता है। मान लो कि इस पर 21% का तुम्हें लाभ पर 21% का लाभ मिला हो। सीपी कुछ होगा, सीपी में मैंने 21% जोड़ेंगे तो हमारा ये हमारा प्राप्त होगा, मैंने इसके लाभ पर होगा। और दूसरे को 21% के हानि पर बेचा है, और दूसरे को तुम हमेशा 21% के क्या हानि पर बेचा है, C माइनस 21% हानि पर बेचा है। तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। तो पूरे लेन देन में क्या लाभ या हानि हुआ है अलग अलग बताना है। देखो एक बात समझो,
इसको भी पहले बैग को भी 5500 में बेचता है, दूसरे बैग को भी 5500 में बेचता है। 5500 है यहाँ पर, क्या है 5500 बेचता है। तो पहले पर 21% लाभ लेता है, दूसरे पर उसे 21% का हानि होता है। तो बताना है कि पूरे सौदे में अगर पूरे दोनों सौदे को मिला ले तो लाभ होगा कि हानि होगा। तो ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। कैसे होते हैं, तो डायरेक्ट ये लाभ और हानि दिया है तो याद रखना, एक प्रतिशत तुम्हें बताया जाएगा, तो बताया जाएगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपान 100। यहाँ पर प्लस क्या करते हैं, कब लगाते हैं, जब लाभ होता है, यानी जब दो वैल्यू दिया हो और उसके एक में समेटना हो। कभी कभी तुम छूट देखते हो, कभी कभी नोट लिखना क्रमागत छूट दिया रहता है, क्रमागत छूट दिया रहता है। कहता है ना कि किसी वस्तु पर 10% और 15% की क्रमागत छूट है तो उस वस्तु का समतुल्य छूट क्या होगा। तो उसको भी इसमें हम रख कर सॉल्व करते हैं। जैसे दो वैल्यू दिया है, एक लाभ को प्लस में रखेंगे, हानि को क्या मानते हैं माइनस में रखेंगे। इन दोनों को मिलाने पर समतुल्य क्या होगा, तो उसको तुम इसे से सॉल्व कर सकते हो। लाभ को क्या करोगे, प्लस में रखोगे, तो प्लस 21, ठीक है। यहाँ पर प्लस 21, यहाँ पर क्या रखोगे माइनस 21 लिखोगे। देखो प्लस 21, यहाँ पर हानि हानि 21 है, माइनस 21 प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों में एक का चिन्ह प्लस है और एक का चिन्ह माइनस है। प्लस माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा, हमेशा माइनस ही आएगा। तो ये क्या है, माइनस। ए और बी एक का चिन्ह प्लस है और एक का माइनस है, गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा ना दोस्तों। 21 गुणे 21 बटा 100, इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हो। 21 में से 21 जाएगा 0, यानी माइनस, माइनस क्या शो कर रहा है, घाटा को शो कर रहा है। 21 में 21 का वर्ग तुम्हारा 441 होता है बटा 100। अब देखो इसमें दशमलव नहीं है, दशमलव 00 तुम मान लो। और हमेशा भाग करते हैं तो इसे भी याद करना है, भाग करते हैं और नीचे 0 है तो जितना 0 हो उतना दशमलव लेफ्ट की तरफ भागते हैं। किधर, लेफ्ट की तरफ। इसे कापी में लिख लेना, यानी 441 है। तो याद करना किसी भी संख्या में अगर भाग करते हैं, नीचे 1 पर कई 0 हो और उसे भाग करते हैं तो डायरेक्ट हम भाग किए बिना डायरेक्ट हम दशमलव शिफ्ट कर देते हैं। कैसे, लेफ्ट की तरफ। कितने डिजिट, 2 डिजिट। यानी 4.41% के क्या होगी, माइनस में प्रतिशत की क्या होगी, तुम्हारी हानि होगी। 4.41, देखो 4.41 ऐसे मार के चले आओगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर क्रमागत छूट दे और उसे एक छूट में बदलना है तो वहाँ भी इस रूल को तुम लगा सकते हो, और इस प्रकार के क्वेश्चन पर भी इस रूल को तुम लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद, देखो इंग्लिश वर्जन भी देखो दोस्तों, नहीं तो काम गड़बड़ा हो जाएगा। फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज, इसका नेक्स्ट टर्म प्राप्त करना है दोस्तों। इसके लिए भी एक नोट्स याद कर लेना और अपने रफ कापी पर नहीं, जो 5 रुपये का पेज में बनवाया हूँ, कापी बनवाया हूँ, उस पर तुम याद कर लेना। क्या लिख लेना ए से लेकर जेड तक जितनी होती है सबका नंबर लिख लेना। नहीं लिख पाना तो कम से कम याद जरूर कर लेना। तो ये डब्लू को तुम क्या मानोगे, डब्लू को तुम क्या मानोगे, 23 मानोगे। क्या मानोगे, 23 मानोगे, 23। देखो इसको 23 मानोगे। इस पी को क्या मानोगे, पी का नंबर क्या होता है 16, तो 16 मानोगे। ये आई का क्या मान होता है 9, तो यह 9 मानोगे। बी का मान क्या होता है दोस्तों 2, तो यहाँ पर क्या मानोगे, तुम 2 मानोगे। याद रखना, ये बात याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद ये डिजिट खुद दिया है, देखो 29 दिया है तो हम यहाँ लिख दिए 29, ठीक है। फिर क्या दिया 34, तो हमने लिख दिया यहाँ 34। फिर यहाँ आई के बगल में दिया 39, तो हम यहाँ लिख दिए 39। बी के बगल में दिया 44, तो इधर लिख दिए 44। ये हमारा एक डिजिट एक में दिया है, माने यहाँ पर कामा लगा दे रहे हैं, कामा लगा दे रहे हैं ताकि तुम्हें लगे कि ये तुम्हारा अलग है, ठीक है, कामा लगा दे रहे हैं। अब तुम सोचना शुरू करो। पहले देखो 23 के बाद 16 हो रहा है, 16 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 2 हो रहा है। ऐसे देखो 23 के बाद 16 हो रहा है, 23 के बाद 16 हो रहा है तो कितना घट रहा है, देखो 3 और 4 7 की कमी आ रही है, 4 7 की कमी आ रही है। 16 के बाद 9 हो रहा है तो किसकी कमी आ रही है, यहाँ भी 7 की कमी आ रही है। 9 के बाद 2 हो रहा है, यहाँ पर 7 की कमी। तो 2 में से 7 घटाओगे तो पहले देखो 2 में से 1 घटाओगे तो ए होगा, ए में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 0, यानी जेड होगा, ठीक है। तुम्हारा 2 घट गया और 5 घटाना है, और जेड किसका है 26, 26 में से 5 घटाओगे तो क्या होगा बोलो, 26 में 5 घटाओगे 21, 21 किसका होता है बोलो, यू का होता है। तो तुम्हारा अगला क्या पॉइंट हो जाएगा,
यू हो जाएगा, यू। अभी देखो ये भी है, ये भी है, डब्ल्यू है, यू है, तो ऐसे ही देख कर मार कर चले जाओ 49। आगे देखना ही नहीं क्योंकि किसी और में यू है ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है। माने दिया गया ये कथन को हमेशा हम सत्य मान कर ही हल करते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, और दिए गए निष्कर्ष पर विचार करना है। तो चलो इस पर देखो। कथन कह रहा है कि तंजावुर को तमिलनाडु के चावल के कटोरे के रूप में डाला जाता है। ये तंजावुर है, ये तंजावुर, इस तंजावुर को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु के चावल का कटोरा, तमिलनाडु के चावल के कटोरा के रूप में जाना जाता है। तो जो दिया है उसको 100% तुम सत्य मानोगे। ये अब नहीं कहोगे कि पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा कहा जाता है, ये सब नौटंकी नहीं। इसको 100% सत्य मानोगे और इसके आधार पर तर्क बताओगे, निष्कर्ष बताओगे कि निष्कर्ष कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखो, चावल का उत्पादन केवल तंजावुर में ही किया जाता है। अब इसका कहाँ से इसका लिंक है दोस्तों, बताओ ना। ये कह रहा है कि चावल का कटोरा, तंजावुर को तमिलनाडु को चावल कटोरा कहा जाता है, इसलिए तमिलनाडु को चावल का कटोरा कहा जाता होगा क्योंकि वहाँ पर चावल ज़्यादा होता होगा। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ होगा कि तंजावुर के अलावा कहीं और चावल होता ही नहीं होगा। तो ये निष्कर्ष तुम्हारा क्या बिल्कुल ही निराधार है, बिल्कुल ही निराधार है। इसका कहीं से भी इस कथन से लेना देना नहीं है। चावल का उत्पादन केवल तंजावुर में ही किया जाता है। ये केवल वाला कहीं आ जाए तो तुरंत देख लो कि कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ जरूर है। केवल वाला आता है तो कहीं ना कहीं मामला ज़रूर है गड़बड़। आगे देखो, चावल तंजावुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है। सही बात है, ये बात सही है कि भाई चावल का कटोरा है तो चावल तंजावुर में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल हो सकती है। हाँ भैया हो सकती है, मे भी हो सकती है प्रमुख फसल। प्रमुख फसल कोई और भी हो सकता है, चावल भी प्रमुख फसल हो सकता है। हाँ बोलो ना भाई, तमिलनाडु का चावल का कटोरा कहा जा रहा है, ये तो कन्फर्म है कि वहाँ पर चावल ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा होता है तो क्यों भाई, ऐसे ही थोड़ी नहीं कि चावल वहाँ ज़्यादा उगाया जा रहा होगा तभी तो ज़्यादा हो रहा होगा, उगाया क्यों जा रहा होगा, कुछ तो प्रमुख होगी दोस्तों। हाँ प्रमुख हो सकती है। यानी दो निष्कर्ष कर, दो जो है इस कथन, जो निष्कर्ष जो है फॉलो करता है, हम इसे कह सकते हैं। बाकी आपके अनुसार क्या होगा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मेरे अनुसार में भी। और यहाँ पर उत्तर भी तो दे दिया है भाई दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। देखिए 4 वर्षों में, देखिए 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, माने SI की दर से किसी राशि में 20% क्या होती है, वृद्धि होती है, 20% की वृद्धि होती है। उसी ब्याज की दर पर 2 वर्षों में वह वस्तु 4,500 रुपये का पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कह रहा है कि उसी दर पर, जो दर माने आर का मान आएगा, उसी आर पर, उसी दर पर 2 वर्षों पर, माने 2 वर्षों पर 4500 रुपये में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो ज्ञात करते हैं दोस्तों। ये ज्ञात करने से पहले हम आपको SI और CI में कुछ मेन डिफरेंसेस बता देते हैं। ये SI है और ये CI है दोस्तों। SI का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ष समान ब्याज। आप अपने कॉपी में ज़रूर लिखना, SI का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष समान ब्याज, प्रत्येक वर्ष समान ब्याज। और CI में क्या होता है, CI में कि प्रथम वर्ष SI के बराबर ब्याज, SI के बराबर ब्याज, प्रथम वर्ष SI के बराबर ब्याज तो तुम्हारा लगेगा ही। और दूसरे वर्ष से, माने नेक्स्ट ईयर से, माने अगले वर्ष से SI के बराबर, अगले वर्ष से SI के बराबर, याद रखना SI के बराबर ब्याज तो होगा ही, SI के बराबर ब्याज तो होगा ही। देखो ये प्रथम पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अगले वर्ष से यानी दूसरे तीसरे SI के बराबर ब्याज होगा ही, SI के बराबर ब्याज होगा ही, साथ ही साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा।
ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, इसीलिए अतिरिक्त हो जाता है। तो मतलब याद रखना कि प्रथम वर्ष का एसआई और प्रथम वर्ष का सीआई क्या होता है, समान होता है। लेकिन एक वर्ष में सीआई में क्या होता है, तो ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी अगले वर्ष से ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। मतलब दूसरे वर्ष में अगर बात करें तो इसमें दूसरे वर्ष में अगर इसका यक्ष ब्याज आया है, प्रथम वर्ष में यक्ष ब्याज आया है, चलो प्रथम वर्ष में कितना ब्याज आया, यक्ष ब्याज आया है, तो दूसरे वर्ष में भी यक्षी ब्याज आएगा। वैसे ही सीआई में प्रथम वर्ष तो तुम्हारा यक्षी ब्याज आएगा, दूसरे वर्ष में भी तुम्हारा यक्ष तो ब्याज आएगा ही आएगा, माने एसआई के बराबर तुम्हारा ब्याज आएगा ही आएगा। साथ ही में इस ब्याज पर जो प्रथम वर्ष में ये ब्याज मिल गया, इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा जितना परसेंट का होगा। यही हमारा क्या होता है, सीआई और एसआई में अंतर होता है। क्या मेरी बात समझ में आई दोस्तों? ये अपने रफ कापी नहीं, वही 5 वाले कापी में ज़रूर लिखना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलो अगर इतना लिख लिए, कह रहा है कि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि होती है। देखो 4 वर्ष में, देखो कोई भी वस्तु अपने आप में जो हमारा जो प्रथम होता है वो मूलधन कहा जाता है, यानी पहले मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है दोस्तों, 100% होता है। ये मूलधन अपने आप में 100% होता है। और जो वस्तु के ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष, उस ब्याज की दर को हम रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। है ब्याज की दर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2% हो सकता है, 3% होता है, ये ब्याज की दर है। अगर मान लो 2% है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपया, किसी भी व्यक्ति को 100 रुपया देते हैं, तो ब्याज की दर हम 2% रखते हैं, तो इसका 2% का मतलब क्या हुआ, 2/100। 2/100 का मतलब क्या हुआ, 100 में 2। 100 में 2 का मतलब अगर हम पहला साल अगर उस व्यक्ति को अगर 2% ब्याज के दर पर देते हैं ब्याज की दर पर 100 रुपया, तो वो 1 साल बाद यानी 1 वर्ष बाद वो 100 रुपया देगा ही, और साथ ही में साथ इस 100 का 2% एक्स्ट्रा भी हमें देगा, जिसको हम ब्याज कहते हैं। 100 का 2% तुम्हारा 2 ही होगा, ठीक है ना। यही बात हमारा है। और यही नहीं, अगर दूसरा वर्ष की बात करेंगे तो ये 100 तो होगा ही होगा, प्लस अगर 100 का 2% कितना आएगा तुम्हारा, 2 होगा, यानी ऊपर का 2 मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एक वर्ष का 2 और दूसरे वर्ष का भी 2 ही 2 होगा ये। लेकिन अगर तुम्हारा सीआई होता तो क्या होता, तीसरे वर्ष का ये जोड़ दिए, सीआई होता तो क्या करते, ये 100 रुपया तो तुम ये देखो, ये मूलधन 100 रुपया प्लस 1 वर्ष का ब्याज 2 रुपया, और दूसरे वर्ष का ब्याज इसका 2 रुपया होगा ही होगा, साथ में इस 2 का भी 2% होगा, यानी इस ब्याज पर भी ब्याज मिलने लगेगा सीआई में। यही अंतर होता है सीआई और एसआई में। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें उम्मीद है दोस्तों कि इतनी इजी तरीक़ा से आपको बताने के बाद समझ रहे होंगे। तो चलिए अब याद करते हैं हम इसको, बहुत इजी तरीक़ा से देखो कैसे याद करते हैं। तो 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से किसी वस्तु पर 20% की वृद्धि हो जाती है। कितने वर्षों में, 4 वर्षों में। और किसके दर पर, साधारण ब्याज की दर पर, यानी सिंपल इंटरेस्ट की दर पर। यानी प्रत्येक वर्ष ब्याज क्या रहा होगा, हमारा समान हुआ होगा। और 20% की वृद्धि कह रहा है, वृद्धि कह रहा है यानी हो ना हो, ये ब्याज की बात कर रहा है। वृद्धि का मतलब ब्याज ही होता है ना, यानी ये ब्याज की बात कर रहा है। यानी 4 वर्ष में कितना परसेंट के ब्याज, तो 20% के ब्याज। तो 1 वर्ष में कितना परसेंट के ब्याज दोस्तों, 1 वर्ष में कितना परसेंट के ब्याज होगा, 4 वर्षों में 20% के ब्याज, तो 1 वर्ष में कितना परसेंट मिलेगा, 1 वर्ष में तुम्हारा 5% मिलेगा। तो 1 वर्ष में जो हमारा ब्याज मिलता है, ये अपने रफ कापी में लिख लेना, जो तुम पाकी बनाए हो, कि 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज लिखो, 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज ही, 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। ब्याज की दर कहलाता है, ब्याज ही नहीं, ब्याज की दर कहलाता है, जिसको रेट कहते, आर कहते हैं। 1 वर्ष में प्राप्त ब्याज ही ब्याज की दर होता है। अगर ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो 1% में प्राप्त ब्याज कितना आया तुम्हारा, 5% तुम्हारा क्या है, ब्याज है। ठीक है दोस्तों, तो चलो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद 44,500 का रुपये पर, मैंने उसी ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने रुपये का सीआई याद, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने सीआई याद करना है।
तो देखो 5% है, तो पहले एक वर्ष का तुम ज्ञात करो कि CI कितना होगा। 44,500 का कितना परसेंट, 5% होगा, क्योंकि पहला साल सेम टू सेम रहता है। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल तुम्हारा हो जाएगा। 445 में 5 से गुणा करो तो 5 25, हाथ में लगा 2, 5 का 20, 2 22, हाथ में लगा फिर 2, फिर 5 का 20, 2 22, यानी डबल 2, यानी 2225 रुपया एक वर्ष में। दूसरे वर्ष में तुम ज्ञात करो, दूसरे वर्ष में ज्ञात करो तो दूसरा वर्ष में 2225 तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस इस 2225 का भी तुम्हारा 5% मिलेगा। इस 2225 का भी तुम्हारा क्या मिलेगा, 5% मिलेगा। यानी टोटल अब जोड़ दोगे तो तुम्हारा वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखो ये और ये तुम्हारा जुटेगा ना, पहला साल दूसरा साल। अब ब्याज पर भी ब्याज, यही तुम्हारा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इन दोनों को जोड़ दो कि टोटल 2 साल में कितना मिलेगा। तो 22 25 22 22 22 क्या होगा तुम्हारा 44, और 25 25 50, प्लस आगे देखो तुम सीधे गुणा कर लो। 50 25, 5 दूना 10, तो 12, 5 दूना 10, 1 11, 5 दूना का 10, गुणा कर लिया। और 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, क्योंकि 2 डिजिट जीरो नीचे है, अभी मैंने सिखाया, यानी 101.25। और 44 50 में तुम 101 को जोड़ दो और 0.25 को ऐसे बगल में तुम्हें लिख देना होता है। तो तुम्हें क्या प्राप्त होगा, 1554, यानी 45 51 और 25। कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या दोस्तों। 44 50, ये 101 आया, देखो 5 4 25 का 5, 5 दूना 10, 2 22, 5 दूना 10, 11 5 10 11, ये 111 होता ना, 111 होता ना। तो 5 1 तुम्हें क्या मिलता है यहाँ पर 45 61.25। देखो 45 61.25 तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अजय और भास्कर ने 3:5 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी में एक व्यापार आरंभ किया। चांद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर की राशि देकर उनसे, पता नहीं आगे क्या लिखा है दोस्तों, क्वेश्चन क्या मिस्टेक इरेज हो चुका है। अजय ने भास्कर, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आगे आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।